दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज आपके समक्ष पुनः मैं हिंदी साहित्य में जो छायावाद है, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दोस्तों देखिए, छायावाद की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से छायावाद अन्य युग से, अन्य काल से अलग होता है। तो दोस्तों देखें, छायावाद जैसा कि आप जानते हैं कि छायावाद की जो समय सीमा है वह 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि बहुत बड़े आलोचक हैं, उन्होंने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 से माना और इसकी अंतिम सीमा 1936 मानी है। तो दोस्तों आगे अगर बात करें हम कि छायावाद की शुरुआत 1918 से ही क्यों होती है, तो स्पष्ट रूप से बता दूं कि 1916 की अगर बात करें तो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना जूही की कली 1916 में ही प्रकाशित हो गई थी और एक नए युग का प्रारंभ हो गया था। और यदि हम बात करें 1918 की, तो 1918 में जयशंकर प्रसाद जी का झरना प्रकाशित हो चुका था। तो इस प्रकार से ये एक नए युग के प्रारंभ के सूचक रहे हैं। इस वजह से एक नए युग का प्रारंभ यहीं से होता है, यानी कि छायावाद का। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो अंतिम सीमा है वो 1936 है। उधर 1936 में ही प्रगतिशील लेखक संघ यानी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हो गई थी। इसकी स्थापना आप जानते हैं लखनऊ में हुई थी। तो इस वजह से एक नए युग का आरंभ 1936 से हो गया था, प्रगतिवाद जिसे कहते हैं। और एक जो युग है छायावाद, उसका अंत दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों 1918 से 1936 तक के इस युग को छायावाद कहा जाता है। तो इसके पीछे इसकी कुछ प्रवृत्तियाँ रही हैं, कुछ विशेषताएं रही हैं जिसकी वजह से इसको छायावाद कहा गया। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जिसकी वजह से छायावाद को छायावाद कहा गया। तो देखते हैं, सबसे पहले यदि बात करें हम छायावाद की विशेषता में, आत्माभिव्यक्ति जो कवियों की थी वो बड़ी ही निराली थी। और अगर आप देखेंगे कि आत्माभिव्यक्ति किस प्रकार की थी तो आपको उनकी पंक्तियों में साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि जो हम महत्वपूर्ण पंक्तियां आपके समक्ष लाएंगे उन्हें आप नोट करते जाएंगे, या तो अपने दिमाग में, ना हो सके तो कॉपी में आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पंक्तियां अवश्य ही आपको पेपर में मिलेंगी। इस वजह से हमको कहना पड़ा। तो देखते हैं कि आत्माभिव्यक्ति किन किन कवियों की रचनाओं में मिलता है और इसी वजह से उनकी पंक्तियों के सहारे हम समझ पाएंगे कि आखिरकार आत्माभिव्यक्ति क्या है। तो आत्माभिव्यक्ति की यदि बात करें तो आत्माभिव्यक्ति का मतलब होता है आत्म की अभिव्यक्ति, यानी अपने हृदय के जो उद्गार होते हैं, इसी को कवियों ने, कवित्रियों ने उजागर किया है। वो किस प्रकार से थे, जैसे अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि बांधा था विधि को किसने इन काली काली जंजीरों में, बांधा था विधि को, चंद्रमा को, इन काली काली जंजीरों में, और मणिवाले फरियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। तो बात करें हम कि बांधा था विधि को, बांधा था विधि को, बांधा था विधि को इन काली काली जंजीरों में, और मणिवाले फरियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। तो आप देख रहे हैं कि आत्माभिव्यक्ति यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। यदि और अगर बात करें आत्माभिव्यक्ति की तो आपको दिखाई देगा कि प्रसाद ही लिखते हैं आगे कि झंझा झकोर गर्जन था, झंझा झकोर गर्जन था, लिख देते हैं झंझा झकोर, झंझा झकोर गर्जन था, और बिजली थी नीरद माला, झंझा झकोर गर्जन था,
गर्जन था, बिजली थी, बिजली थी नीरद माला, बिजली थी नीरद माला। और क्या कहते हैं, पाकर इस शून्य हृदय में, पाकर इस शून्य हृदय में, इस शून्य हृदय में, पाकर इस शून्य हृदय में किसने आ डेरा डाला, किसने आ डेरा डाला। तो आप देख रहे हैं कि झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, ये आत्माभिव्यक्ति है कवि की कि उसके हृदय में कैसे कैसे कुठाराघात हुए हैं उसको वो अभिव्यक्त कर रहा है। तो दोस्तों यदि बात करें हम निराला जी की, तो उन्होंने भी लिखा कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, वो भी लिखते हैं साफ साफ, धिक साधन जिसके लिए मैंने ही सदा किया खोज शोध। तो इस प्रकार से प्रसाद भी लिखते हैं और इधर निराला भी लिखते हैं। तो आत्माभिव्यक्ति आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से है। आगे हम बात करें, प्रसाद फिर आगे लिखते हैं कहीं पर कि इस करुणाकलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती, इस करुणाकलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो आप देख रहे हैं कि आत्माभिव्यक्ति किस प्रकार से कवियों के हृदय की रही है। इस करुणाकलित हृदय में, इस करुणाकलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती, क्यों विकल रागिनी बजती, विकल रागिनी बजती, रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में, क्यों हाहाकार, देख रहे हैं, हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, वेदना असीम गरजती, असीम गरजती। देख रहे हैं कि किस प्रकार से कवि छायावादी कवि, इसीलिए ये कवि जो हैं वो अन्य युग के कवियों से अलग हैं। दोस्तों अगर बात करें हम सौंदर्य चित्रण की, तो सौंदर्य चित्रण बहुत अधिक प्रभावशाली रहा है इस युग का। देखें कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रख रहे हैं, ये पंक्तियां बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेंगी। तो इसी पंक्ति के सहारे हम छायावाद की विशेषता को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से लिखते हैं, पंत लिखते हैं कहीं पर कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, देखिएगा विभावरी मतलब रात्रि, बीती विभावरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट, अंबर पनघट में डुबो रही, डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, तारा घट ऊषा नागरी, ऊषा नागरी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पंत भी लिखने में बिल्कुल ही हिचकिचाए नहीं हैं और आत्म सौंदर्य चित्रण किस प्रकार से बड़ा ही गजब किया है। प्रकृति का बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। और यदि बात करें हम सौंदर्य चित्रण की, तो आपको और मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहीं पर निराला जी की, तो निराला जी भी बड़ा ही सुंदर चित्रण करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं निराला जी भी। बिजन बन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, विजन बन बल्लरी पर, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तन तरुणी, जूही की कली, दृगबंद किए शिथिल पत्रांक में, वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है निराला जी ने। कर देते हैं, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, विजन वन वल्लरी, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, सोती थी सुहाग भरी,
सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तंत्रिणी जूही की कली। तो दोस्तों देखा आपने कि छायावाद की विशेषताओं में, प्रवृत्तियों में जो मुख्य रूप से रहा है वो सौंदर्य चित्रण रहा है और नारी का बड़ा ही सुंदर चित्रण इन कवियों ने प्रस्तुत किया है। आगे हम प्रकृति चित्रण की बात कर लेते हैं। तो प्रकृति चित्रण में सबसे अधिक यदि कोई कवि सौंदर्य चित्रण में अगर महान रहा है, महान कार्य किया है, महान कविताएं लिखा है, सुंदर कविताएं लिखा है, तो उसमें से हम पंत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पंत जी ने जो सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है उसे देखिए जरा। लिखते हैं कि छोड़ द्रुमों की मद छाया, छोड़ द्रुमों की, द्रुम मतलब पेड़, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, तोड़ प्रकृति से भी माया, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, कैसे उलझा दूं लोचन, उलझा दूं लोचन। आपने देखा कि क्या सुंदर चित्रण किया है पंत जी ने। तो इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की और पंत जी ने लिखा है कि प्रथम रश्मिका आना रंगिणी, प्रथम रश्मिका आना रंगड़, प्रथम रश्मिका आना रंगड़ी, रंगिड़ी, कैसे तूने पहचाना, कैसे तूने पहचाना, और कहाँ कहाँ है बाल, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, बाल विहंगनी पक्षी, छोटे पक्षी। क्या लिखते हैं कि प्रथम रश्मिका आना रंगिड़ी, कैसे तूने पहचाना, और कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, तूने सीखा यह गाना, तूने सीखा यह गाना। यानी कि प्रकृति के छोटे छोटे वस्तुओं से, जीवों से किस प्रकार से कवि प्रश्न करता है। लिखते हैं प्रथम रश्मिका आना रंगिणी, कैसे तूने पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगन, तुमने सीखा ये गाना। क्या सुंदर चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया है सुमित्रानंदन पंत जी ने। प्रकृति के सुकुमार हैं, इसी वजह से प्रकृति के सुकुमार कवि प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। दोस्तों देखते हैं अगली, अगर हम बात करें नारी भावना की, नारी भावना की यदि बात करें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और एक जगह पर पंत याद आ रहा है, प्रकृति सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने जो नौका विहार है, नौका विहार में यदि आपने पढ़ा हो तो वहाँ भी बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है कि लिखते हैं कि सैकत सैया का दुग्ध धवल, सैकत सैया में दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है। इस प्रकार से गंगा का बड़ा ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत करते हैं सुमित्रानंदन पंत जी नौका विहार में। तो इस प्रकार से अब हम देख लेते हैं नारी भावना। नारी भावना लगभग सभी कवियों ने बड़ी ही सुंदर चित्रण किया है। नारी भावना की बात करें तो आपने देखा प्रकृति चित्रण। अब देखते हैं हम नारी भावना में। नारी भावना में यदि हम बात करें, जयशंकर प्रसाद की कामायनी में बड़ा ही सुंदर चित्रण मिलता है। लिखते हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, विश्वास रजत नग पग तल में। और लिखते हैं तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के इस सुंदर अंचल। तो आपने देखा किस प्रकार से नारी भावना का बड़ा ही सुंदर चित्रण प्रसाद जी ने कामायनी में दिखाया है। इसी प्रकार से अन्य कवियों ने भी तुम भूल गए बड़ा ही फटकारते, पुरुष को फटकारते हुए लिखते हैं। प्रसाद जी कहते हैं, क्या लिखते हैं कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में,
तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, क्या सत्ता है नारी की, समरसता ही समरस बनी अधिकार और अधिकारी की। तो इस प्रकार से फटकारते हैं कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, यानी कि पुरुषों के द्वारा स्त्री के ऊपर जो गलत नज़रिया रहता है, स्त्री को एक भोग की वस्तु समझा जाता रहा है। इस वजह से कवि फटकारते हैं व्यक्ति को कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, तो पुरुष होकर के भूल गए कि नारी की भी कोई सत्ता है संसार में। इस वजह से फटकारते हुए कहते हैं तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, क्या सत्ता है नारी की, समरसता ही समरस बनी अधिकार और अधिकारी की। तो इस प्रकार से विभिन्न कवियों ने भी लिखा है। अब हम बात कर लेते हैं रहस्यवाद की। रहस्यवाद छायावाद का दूसरा नाम ही रहस्यवाद है दोस्तों। और इस रहस्यवाद में क्या रहस्य होता है, जैसे महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा ने भी रहस्यवाद का सुंदर चित्रण किया है। तो देख लेते हैं कि रहस्यवाद में कवि, अगर आपने मौन निमंत्रण पढ़ा हो तो उसमें साफ साफ कवि लिखता है, स्तब्ध ज्योत्सना में जो संसार चकित रहता शिष्या नादान। इस प्रकार से लिखते हैं, बड़ा ही सुंदर चित्रण करते हैं रहस्यवाद का। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिष्या नादान। और क्या लिखते हैं, और कवियों ने लिखा है, इसको लिख देते हैं थोड़ा सा, स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार, स्तब्ध ज्योत्सना, याद रखिएगा, इतने से ही पकड़ लेंगे आप पंक्तियों को, स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार। तो इस प्रकार से सुमित्रानंद पंत ने रहस्यवाद का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। और अगर हम बात करें महादेवी वर्मा का, तो महादेवी वर्मा भी बड़ा ही सुंदर चित्रण करती हैं रहस्यवाद का। कहती हैं, मिलन का नाम मत लो, मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूँ, मिलन का नाम मत लो। ये नहीं पता चलता है कि ये कवि, इस धारा के कवि अपने से बात करते हैं कि ईश्वर से बात करते हैं कि अन्य पुरुष की बात करते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता दोस्तों। इसी वजह से ये पूरा का पूरा युग ही रहस्यवाद रहा है। कहते कुछ दूसरा है, समझ में आता है कुछ दूसरा। और रहस्यवाद का बड़ा ही सुंदर चित्रण महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं में किया है कि मिलन का नाम मत लो, मिलन का नाम मत लो, मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूँ। ये लिखती है महादेवी वर्मा। और कहीं पर लिखती हैं कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिणी भी हूँ, अलग हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। ऐसे ही पंक्तियाँ महादेवी वर्मा भी लिखती हैं कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। और कहीं पर लिखती हैं कि जो तुम आ जाते एक बार, इस प्रकार से पता नहीं किसको बुला रही हैं। इसी वजह से ये पूरा युग रहस्यवाद के नाम से जाना जाता है, पता नहीं चलता। तो दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट तो कर ही दीजिए। तो दोस्तों, आगे देख लेते हैं दुख और वेदना की अभिव्यक्ति। इस युग में दुख और वेदना की परम अभिव्यक्ति हुई है दोस्तों। चाहे आप छायावाद के प्रवर्तक ले लीजिए, प्रसाद जी को ले लीजिए, सुमित्रानंद पंत को ले लीजिए, निराला को ले लीजिए, महादेवी वर्मा को ले लीजिए। तो अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद को आप जानते हैं क्योंकि वो विधुर थे बेचारे। तो इस वजह से कहीं न कहीं हमको लगता है कि जयशंकर प्रसाद जी बड़े ही दुख काट रहे थे। अगर हम बात करें निराला की, तो निराला जी के ऊपर भी अपार संकट था। इस वजह से कविता का अभिव्यक्ति भी ऐसी हुई है। अगर हम बात करें सुमित्रानंदन पंत की, तो सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि थे ही। अगर बात करें हम महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा तो आप जानते ही हैं। तो इनको इतना अपार दुख था उस परम पिता परमेश्वर से मिलने के लिए, यह हमेशा आतुर रहती थी। इस वजह से इनकी कविताओं में भी उसी प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ और तुम्हारी रागिनी भी हूँ। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियाँ हुई हैं इस युग में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें दुख और वेदना की अभिव्यक्ति की, तो दुख और वेदना इस युग की महत्वपूर्ण ये प्रवृत्ति रही है। और यहाँ पर कवि लिखते हैं, सबसे पहले हम महादेवी वर्मा की बात कर लेते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली
दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। और परिचय, परिचय इतना इतिहास यही, इतिहास यही। और मछली थी कल मिट आज चली, मछली थी कल मिट आज चली, मिट आज चली, आज चली। तो दोस्तों आपने देखा कि महादेवी वर्मा ने मैं नीर भरी दुख की बदली किस प्रकार से दुख की बात कर रही हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, और मछली थी कल मिट आज चली। क्या दुख की अभिव्यक्ति हुई है दोस्तों। और यहीं पर सुमित्रा नंदन पंत जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, उन्होंने भी लिखा, कहीं पर नारी के ऊपर लिखा कि योनि नहीं रे नारी, वह भी मानवीय प्रतिष्ठित, वो भी मानवीय प्रतिष्ठित। अगर हम बात करें इस बात की तो देखिए किस प्रकार से नारी के ऊपर सहानुभूति दिखाता हुआ यह कवि। ये कवि के हृदय में क्षोभ है, दुख है, कष्ट है, वेदना है कि एक नारी को क्यों भोग की वस्तु समझा जाता है, उसे सामाजिक प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिलती है। तो दोस्तों आपने देखा इसी प्रकार से छायावाद के जितने भी कवि हैं सभी ने लगभग नारी के ऊपर लिखा है और आत्माभिव्यक्ति की है। तो इस प्रकार से ये हमारा रहा है आज का प्रयास दोस्तों। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, तथा सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए और लगातार प्रेषित करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।